Good morning, gentlemen. This is Subham Anand from CBSE Competitive School. बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन में पिछली क्लास हम लोग पढ़ रहे थे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका का कहानी पढ़ लिए थे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, किस तरह डिफ़िकल्टीज आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट में, क्या क्या इश्यूज थे, ठीक है, और किस तरह हम लोग इसे टैकल किए। तो आज हम लोग इन डेप्थ थोड़ा पढ़ेंगे द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तय हुआ है ना, जो प्रिपेयर हुआ, वो किस तरह इवॉल्व किया, मीन्स कैसे कैसे वो डेवलप किया, ठीक है। इसके बारे में इस चैप्टर को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने का है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ तुम लोग भी एक्साइटेड होगे, इसमें बहुत कुछ सीखने का है। और अपना एक्साइटमेंट बनाए रखो, क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट ही हुआ। अभी इसके बाद बहुत सारा फिलोसॉफिकल वर्ड है, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सब सारे वर्ड्स को समझेंगे। और ये सब ना तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग जो है ना सोसाइटी को लेके बहुत अच्छा बिल्ड करेगा। और बीइंग अ गुड स्टूडेंट, आपका जो ग्रिप होना चाहिए सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग पे बढ़िया होना चाहिए। व्हाई? एट द एंड वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। अंततः हम लोग सबको इस सोसाइटी के पार्ट हैं, समझे ना। देखो, इसमें ये सब जो साइड में पर्सनालिटीज दिए हुए हैं, ऊपर नहीं दिया हुआ था, इस जगह से मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो पर्सनालिटी दिए हुए हैं, वल्लभ भाई पटेल है ना, ये सब पर्सनालिटीज, अब्दुल कलाम आजाद, तो ये सब को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। साइड साइड में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसे क्या करूंगा ना, जब ये चैप्टर का पूरा टेक्स्ट खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसके बाद ये जो पर्सनालिटी है, यहाँ पर भी पर्सनालिटी है, राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जयपाल सिंह, HC मुखर्जी, ये सब पर्सनालिटी को पढ़ेंगे सेपरेटली, अलग से, ठीक है। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ अपना टेक्स्ट पे, ठीक है। तो चलो आते हैं टेक्स्ट पे। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह ये रेडी हुआ, ठीक है। चलो काफी ध्यान से, एक्साइटमेंट के साथ, सूझबूझ के साथ समझना लेक्चर्स को, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज, क्या क्या डिफिकल्टीज थी, डिफिकल्टीज ऊपर पढ़े हम लोग, है ना। डिफिकल्टीज क्या थी कि इंडिया जो है वास्ट लैंड है, यहाँ पर डाइवर्स लोग रहते हैं, तो डाइवर्स लोग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो यहाँ क्या था, चैलेंज था, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकर के पास क्या एडवांटेज था? अनलाइक साउथ अफ्रीका, they did not have to create a consensus about a democratic India should look like। साउथ अफ्रीका में क्या था कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा होना चाहिए उनका, साउथ अफ्रीका का, वो लोग बैठकर एनालाइज किए, फिर एग्रीमेंट किए बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, जो कि इंडिया के टर्म में नहीं था। क्यों? मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत सारा आइडियाज, ठीक है, इवॉल्व कर गया था, बहुत सारा आइडियाज बन गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होना चाहिए, वो कंसेंसस रेडी हो रहा था, ठीक है, ड्यूरिंग आवर फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मियरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics, ठीक है। ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, ये सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं था, ठीक है। नेशनल मूवमेंट के टाइम में तुम लोग पढ़े होगे क्लास 8 में, बहुत सारा सोसाइटी का रिफॉर्म भी हुआ, बहुत तरह का रिफॉर्मेशन हुआ, लाइक ब्रह्म समाज, आर्य समाज, है ना, इस तरह का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बना, है ना, वाही मूवमेंट हुआ। हर एक रिलीजन के तौर पे देखोगे, अगर रिलीजन का पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हर एक रिलीजन में रिफॉर्म हुआ, ठीक है। हर एक रिलीजन में जो मेथ्स था वो सबको खत्म किया गया, एक अंडरस्टैंडिंग लाया गया, ठीक है। अगर कास्ट के बेसिस पे देखोगे तो जो बैकवर्ड कास्ट थे उन लोगों में भी रिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कास्ट सिस्टम में रिफॉर्मेशन हुआ, उस कास्ट को पर्टिकुलर लेके हुआ, जैसे कि बहुत फेमस है ज्योतिबा राव फुले, ठीक है। तो इनका चलता था सत्य शोधक समाज, इस तरह का ये सब वाला ऑर्गेनाइजेशन काफी फेमस रहा।
ठीक है। तो रिफॉर्म तो होता ही रहा। उससे क्या हुआ, उससे यही हुआ कि हमारा जो सोसाइटी था वो भी ट्रांसफॉर्म हुआ, जो सोसाइटी था वो भी ट्रांसफॉर्म हुआ। जो हमारा सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स था, ऑर्थोडॉक्स मतलब जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे नहीं सोचता था। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब अंधविश्वास को हटाकर सोचना, है ना। मतलब आपको टेक्निकली सोचना है, लॉजिकली सोचना, अंधविश्वास से नहीं सोचना कि बिल्ली रास्ता काट दी तो भाई अब नहीं जाएंगे, ठीक है। ये अंधविश्वास हो गया। यहाँ पर साइंटिफिक क्या, साइंटिफिक कुछ नहीं है। बिल्ली जो है वो भी एक क्रिएचर है, भगवान का बनाया हुआ, ठीक है। वो भी लिविंग बीइंग है, हम भी लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो ये धरती तो सबके लिए इक्वल है ना, थोड़ी ह्यूमन बीइंग के लिए सिर्फ बना हुआ है स्पेशल, हर एक क्रिएचर के लिए बना हुआ ना, तो उसका भी हक है, वो अपना गई पार हो गई, ठीक है। ये हो गया इस तरह का सीन, ठीक है। तो यही सब हो गया टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है, और ऑर्थोडॉक्सी। इस तरह का अवधारणा वगैरह में रिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग होगा बॉस, यहाँ एकदम ध्यान से पढ़ना, मजा आ जाएगा चैप्टर में, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग और बेटर करवाएं, लेकिन ये वन साइड से नहीं होगा, तुम लोग को भी उतना ही एफर्ट लगाना होगा, इंटरेस्ट अपना बना के रखना होगा कंटिन्यू, समझे। उसका बाद फिर आओ, देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। शार्प डिफरेंसेस of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. इंडिपेंडेंस के बाद क्या होना चाहिए? Such difference exists even today. Yet some basic idea had come to be accepted by almost everyone. तो आजादी के बाद इंडिया का कैसा इमेज होना चाहिए उसे लेके डिबेट चलता रहता था। तो अब डिबेट चलेगा तो कोई लोग कुछ राय देंगे, कोई लोग कुछ राय देंगे, तो हर एक कोई का जो ओपिनियन होता है वो तो कंसिडर्ड नहीं ना हो जाता। तो कुछ लोगों का ओपिनियन कंसिडर्ड नहीं रहा आज तक, ठीक है। एज फॉर बैक एज इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, In 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted the Constitution for India. ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में, ठीक है, 1928 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किए। अब इसका पीछे का कहानी सुन लो, ठीक है, पीछे का कहानी सुन लोगे तो ध्यान में हमेशा रहेगा। 1927, ठीक है, 1927 में क्या हुआ था, यहां पर साइमन कमीशन आया था, ठीक है। साइमन एक आदमी था, जेंटलमैन, इंडिया आया, उन्हीं का नाम से कमीशन बना। वो यहां आके सर्वे किए, ठीक है, कि इंडिया का क्या हाल है। फिर यहां से वो ब्रिटेन गए, ठीक है। तो ये पूरा सीन हुआ, हम रफली बता रहे, इन डेप्थ नहीं बता रहे, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। साइमन कमीशन गए तो यहाँ कांग्रेस वाला का अपना डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ठीक है। तो फिर जब ब्रिटेन गए ना, तो वहां पर जो उस समय पीएम थे वो बोले कि इंडिया का पास कोई एक वेल प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, और वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अगर उनमें इतना ही टैलेंट है तो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करके दिखाए। तब उसी बात पर एकदम मोतीलाल नेहरू और उनका टीम ड्राफ्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, समझे। एक कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम प्रिपेयर कर दिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये है, हमारा संविधान ये है, हम इस तरह का रूल अपना कंट्री में चाहते हैं, ठीक है। तो यही था ये मोतीलाल नेहरू वाले में कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था। इन 1931 द resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. अब फिर 1931 में क्या हुआ, फिर एक रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। रेजोल्यूशन पास हुआ कराची सेशन में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। उसमें क्या बात हुआ कि इंडिपेंडेंट इंडियाज का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उस पर और इन डेप्थ चर्चा हुआ, ठीक है, और इन डेप्थ चर्चा हुआ। देखो बार बार इस पॉइंट पे चर्चा हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, तभी तो साउथ अफ्रीका के टर्म में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ उसमें थोड़ा आसानी था। क्यों? क्योंकि हम लोग इस चीज पे बार बार चर्चा करते रहते थे। उससे क्या हुआ था कि हमारा आइडिया और क्लियर होता चला गया कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। फिर देखो आगे,
बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट में क्या एक कॉमन चीज निकला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो माइनॉरिटीज का राइट भी यहां पर सिक्योर करना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंश्योर करेगा कि माइनॉरिटीज का राइट जो है वो वायलेट नहीं होगा, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए, राइट टू फ्रीडम चाहिए एंड इक्वालिटी चाहिए। ये सब बात पहले से चल रहे थे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर ये सारे टर्म को मैं डिफाइन कर रहा हूं, समझो ध्यान से। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या हो गया, पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग से कि एक ये एज तय किया कि इलेक्शन जो होगा उसमें हर एक कोई वोट कास्ट करेगा, इस तरह का क्राइटेरिया फिट किया गया। पहले 21 था, फिर उसको 18 किया गया। राइट टू फ्रीडम, आजादी आपके पास है, लेकिन वो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है। आप उतना ही आजाद हैं, ठीक है, आप उतना ही काम के लिए आजाद हैं कि जब तक आपका किया हुआ काम से दूसरे का राइट वायलेट ना हो। अगर आपका कोई भी ऐसा किया हुआ काम दूसरे का राइट को वायलेट कर रहा है तो आपका फ्रीडम वहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी भी वही है हमारा कि ऐसा ना हो इक्वालिटी का नाम पे हम लोग दूसरे का जगह ऑक्यूपाई कर लें। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। तो भाई साहब ये बताइए आप लोग, माइनॉरिटीज का मतलब क्या दिमाग में आता है? माइनॉरिटीज का मतलब क्या दिमाग में अभी हिट किया? अभी पक्का मैं बता रहा हूं, जितना लोग इसे सुन रहा होगा जनरली सब एक ही कम्युनिटी को ध्यान में लिए आए होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, तो माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज नहीं होता है। ठीक है, माइनॉरिटीज का मतलब होता है, बता रहा हूं, एक मिनट पेन पिक करने दो। यस, देखो माइनॉरिटीज का मतलब होता है कि आपका टेरिटरी में, ये टेरिटरी आपका एक स्क्वायर बना दिए, ठीक है, समझने के लिए रफली, आपका टेरिटरी में कोई भी ऐसा ग्रुप कल्चरली, ठीक है, जिसका कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, ये सब लो लेवल पे, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल कल्चर एंड लैंग्वेज जिनका उस देश में कम हो, ठीक है, वैसे लोग को माइनॉरिटीज बोलते हैं। ठीक है, वैसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कल्चर और लैंग्वेज किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में कम हो, वैसे लोग को माइनॉरिटीज बोलते हैं। ठीक है, ये समझे माइनॉरिटीज। तो अब आओ इंडिया के रिस्पेक्ट में, ये था पूरी डेफिनेशन माइनॉरिटीज का, है ना। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में आओ तो इंडिया में ऐसे कितने ग्रुप हैं? ठीक है, सबसे बड़ा माइनॉरिटीज में मुस्लिम, ठीक है, इस रिलीजन के लोग माइनॉरिटीज में ये बड़ा है। इसके बाद क्रिश्चियन, ठीक है, इस तरह से जैन, पारसी, ठीक है, इतना रिलीजियस लोग हैं हमारे कंट्री में, ये लोग माइनॉरिटी में हैं। क्यों? क्योंकि इनका कल्चर और लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट यूज करते हैं वो और सबके तुलना बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो ये माइनॉरिटीज होता है। तो जब राइट ऑफ माइनॉरिटीज का बात करेंगे तो अब दिमाग में आप लोगों का सिर्फ एक रिलीजन नहीं आना चाहिए। मुझे पता नहीं कितनों लोगों का दिमाग में आता है ये, लेकिन जनरली आता है ये मुझे पता है। ठीक है, और अभी 9th में आए हो तो माइनॉरिटीज के बारे ज्यादा इन डेप्थ पता होगा नहीं, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वही इन डेप्थ होगा शायद, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप लोग जब भी माइनॉरिटी आए शब्द दिमाग में, तो सिर्फ मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन भी, जैन भी, पारसी भी, जितने रिलीजन हैं, ठीक है, सबका आइडिया दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब रहता है सोसाइटी में, अक्सर हम लोग यही सुनते हैं कि माइनॉरिटीज मुस्लिम। ठीक है, तो ये होना स्वाभाविक है क्योंकि सबसे बड़ा माइनॉरिटीज है। और बाकी बात बहुत सारा रिलीजन है जिसका नाम आप लोग सुने भी नहीं होंगे, समझे, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, देखो वो लोग
का नजरिया देखो कितना वो लोग फार साइटेड थे कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पहले ही इंश्योर करवा दिए, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा पारसी रिलीजन है ये सब बहुत लो लेवल पे है, समझे, बहुत गिना चुना लोग है, तो इन लोगों का कल्चर को, लैंग्वेज को, जो है स्क्रिप्ट लैंग्वेज का, वो सबको प्रोटेक्ट करना होगा ना, तभी ना ये कल्चर बचा हुआ रहेगा। नहीं तो पता चला कि ये कल्चर एक्सटेंड कर गया मतलब इरेज हो गया सोसाइटी से, तो फिर एक रिलीजन कम हो जाएगा, ठीक है, एक पैटर्न ऑफ लाइफ कम हो जाएगा, ठीक है, ये है। हाँ, कुछ वर्ड जो हम लिखवाते हैं ना उसे लास्ट में लिखवाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Thus some values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly। तो इसमें से जब इस तरह का बात चलता था, डिस्कशन चलता था, है ना, कांग्रेस सेशन में, तो लगभग लोग, ऑलमोस्ट लोग अग्री हो जाते थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले हम लोगों का पास एक ब्लूप्रिंट रेडी था कि हम लोगों को किस बेसिस पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन आगे प्रिपेयर करना, किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को आगे ले जाना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट रेडी था। तो वही लिखा है, एक्सेप्टेड लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता? देखो, ये असेंबली एक बना, ठीक है, ये असेंबली बना टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बना? टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल वर्ड में बता रहे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कैसे काम करता है, वो हम नहीं बता रहे। सिंपल वर्ड में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बना? टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अपने संविधान का जो दस्तावेज प्रिपेयर होगा उस असेंबली को क्या बोले? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले, ठीक। चलो आगे आओ। The familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा ये, देखो, familiarity पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल। हम लोग जो थे फेमिलियर थे, किससे फेमिलियर थे? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश का था, जो भारत में इस्टेब्लिश कर रखा था, जैसे पार्लियामेंट, है ना, सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था ये ऑलरेडी इंडिया में इस्टेब्लिश किया हुआ था, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग इस चीज से तो वाकिफ थे, इसका फंक्शन जान रहे थे, सिस्टम जान रहे थे, कैसे काम कर रहा था। तो हम लोगों को ज्यादा झंझट नहीं हुआ कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आगे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उठाएं, ठीक है। तो ये हुआ। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर, इलेक्शन वेर हेल्ड इन 1937 to provincial legislatures and ministers all over the British India। 1937 में एक बार इलेक्शन करवाया गया, ठीक है, इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937। 1 मिनट यार, क्या किया दब जा रहा, जानते हो क्या रहा? एक तो हम सारा चीज चेंज कर दिए इसमें। अब ये जो पेन वाला जो आता है ना, वो जस्ट स्क्रॉल करने वाला बटन के पास आता है। पेन लेने के चक्कर में स्क्रॉल वाला दबा गया, आ गया नीचे। कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो देखो, इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, देखो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर समझो क्या है। जैसे कि हमारे कंट्री में अभी दो तरह का लेजिस्लेचर चलता है ना, एक यूनियन लेवल पे कौन सा? पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हिंदी में विधानसभा बोलते हैं, सॉरी विधानसभा बोलते हैं, विधान परिषद, विधानसभा, हाँ विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। ये दो तरह का चलता है, विधानसभा एंड विधान परिषद। तो जो विधान सभा होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो हो गया विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा चलता है स्टेट लेवल पे, तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अभी है ना, वो पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का नाम से फेमस हुआ करता था। पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का नाम से फेमस हुआ करता था। तो इस तरह का कोरिलेशन है, ठीक है। समझाते जा रहे, समझते चले जाओ। जो डाउट होगा वो पूछोगे कमेंट करके, कमेंट करोगे या फिर व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का इलेक्शन हुआ एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, इंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए मिनिस्ट्रीज के लिए इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन करवाया। देयर वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट द एक्सपीरियंस gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own constitution। देखो अब क्या बात करता है ना, इट वॉज नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट फॉर्म किया, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स लोग इलेक्शन करवाया, तो फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोगों को पूरी राइट्स नहीं मिला हुआ था, ठीक है। पपेट की तरह काम कर रहे थे, समझे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग का फुल्ली नहीं था। लेकिन ये सब क्या हुआ, ये सब तो एक्सपीरियंस ही गेन हो रहा ना यार। जब तुम पार्लियामेंट में बैठ रहे हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा पास राइट हो या ना हो वहां कुछ बोलने का, वो बात अलग है। लेकिन तुम पार्लियामेंट का पूरा वर्क देख रहे हो ना, किस तरह वर्क कर रहा, वर्क तो देख रहे हो ना, किस तरह वर्किंग है वो, किस तरह काम कर रहा। आपको चलिए राइट नहीं वहां कुछ बोलने का, लेकिन आप एक्सपीरियंस तो गेन कर रहे हो वहां किस तरह काम होता। तो वो सब एक्सपीरियंस जो है ना, आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जब रोड मैप प्रिपेयर हो रहा था तो वहां पर काम आया, ठीक है। देखो यहां पर लिखा है ना, वर्किंग इन देम। फिर देखो आगे लिखा है, that is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial law like the Government of India Act 1935। तो बच्चों ये याद रखना कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये ब्रिटिश लोग मतलब लॉ पास करता था, ठीक है। ब्रिटिश लोग लॉ पास करता था। तो जब जैसे वो लॉ पास करता था ना, तो उसका नाम क्या देता था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1816, इंडियन काउंसिल एक्ट, इस तरह करके, ठीक है। तो उसी तरह का एक लॉ पास हुआ जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो लॉ पास किया था, इसमें सिस्टम था, ठीक है, कि किस तरह इंडिया में लेजिस्लेचर फंक्शन करेगा। तो इसी सिस्टम पर क्या हुआ ना, कि प्रेजेंटली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, इसी सिस्टम को एडॉप्ट किया हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग 50% जो है, लगभग 50% चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, वो हम लोग बोरो कर लिए, वो हम लोग बोरो कर लिए। बोरो कर लिए मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन कर लिए उस कंसेप्ट को, समझे, उस कंसेप्ट को एड ऑन कर लिए। इसलिए जब भी कोई पूछे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना इन्फ्लुएंस है, अप्रोक्स 50%। वाई? बिकॉज वी हैव टेकन द ऑलमोस्ट कंसेप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट ऑल्सो वी हैव टेकन कंसेप्ट फ्रॉम द अदर वेरियस सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बस ये बोल देना, हो जाएगा काम। मतलब कि जो 50% है अप्रोक्स, वो कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ, और बाकी जो कंसेप्ट है और वो भी विभिन्न देशों का संविधान से लिया गया है, ठीक है। जैसे कि पिछले क्लास में जो अमेंडमेंट का हम बात किए थे ना, अमेंडमेंट, ठीक है, तो अमेंडमेंट का आइडिया साउथ अफ्रीका वाला से लिया हुआ, समझे। तो कंसेप्ट लिया हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि बहुत सारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। तो वो जो इंस्पायर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कंट्री से, ठीक है, जो इंस्पायर है, तो उसका एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स पिक कर लिया था। साउथ अफ्रीका से कुछ किया, कनाडा से कुछ किया, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स किया हुआ है पिक। जो प्रीएम्बल है हमारा कंट्री का, वो वाला कंसेप्ट यूएसए का था, ठीक है। जो प्रेसिडेंट हेड होता है किसी कंट्री का, वो वाला कंसेप्ट कहाँ से पिक किया हुआ, यूएसए से किया हुआ है, समझे। और भी बहुत कुछ है, तो उतना डेप्थ नहीं जा रहे, जो तुम्हारे बुक में वही अभी हम पढ़ा रहे, ठीक है। फिर भी लिटिल थोड़ा थोड़ा बात करते चलेंगे। हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन पे, और हम लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देना, समझे ना। लॉकडाउन होगा पूरा दुनिया के लिए है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कोई ज़्यादा बड़ा लॉकडाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। बल्कि बेटर है कि घर पे चिल मारो, एकदम एंजॉय करो, पढ़ो, समझे ना। कुछ करना, बढ़िया करना, अपना समय को यूटिलाइज करो, ठीक है।
ऐसा फील नहीं होता कि अरे यार आज हम कुछ नहीं किए। जानते हो तुम लोग करो क्या? जब रात में सोते हो ना, एक देखो मोटिवेशनल बात बताते, जब रात में सोते हो, जब स्लीप करते हो, तो अब तुम लोग 9th में आ गए हो तो थोड़ा व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ ज्यादा झुकाव होता होगा रात में, है ना, कि थोड़ा चैटिंग कर ले और फेसबुक देख ले कौन क्या अपडेट किया है। ठीक है, भावनाओं को समझ रहे हैं, हम लोग भी 9th पास किए हैं। ठीक है, तो ये वाला भावना को अभी थोड़ा कुछ दिन के लिए अपना बंद कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करो, रात में चैटिंग के लिए नहीं। हम लोग जो पढ़ाते हैं उसका पॉजिटिव यूज करो। फेसबुक तो छोड़ दो, सप्ताह में देख लो कभी कभी 2-3 दिन। इंस्टाग्राम वगैरह ये सब खाली समय किल करेगा, समझे। तो रात में जब सोते हो उस टाइम तुम सोचो कि आज दिन भर में क्या किया, आज का 24 घंटा में मैं कितना घंटा पढ़ाई पे दिया और कितना घंटा बिना मतलब का अनप्रोडक्टिव काम किया। अनप्रोडक्टिव काम मतलब कि ऐसा काम जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अननेसेसरी फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे, हिस्ट्री देख रहे, कौन क्या अपडेट किया, कौन क्या किया। अच्छा, फेसबुक से मन भर गया तो अब इंस्टाग्राम पे आए, तो इंस्टाग्राम पे कौन क्या फोटो डाला है, क्या नहीं डाला है। अननेसेसरी टाइम किल कर रहे, उससे बताओ क्या फायदा होगा? कोई फायदा हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारा नॉलेज बढ़ गया या तुम एनर्जेटिक हो गए, ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा एनर्जी बढ़ गया। आस्ते आस्ते क्या हुआ? आंख थक गया, कंधा थक गया, गर्दन थक गया, मूड ऑफ हो गया। अगर कहीं कोई कुछ पोस्ट कर दिया जो तुमको बढ़िया नहीं लगा तो देख के इरिटेट हो गए, यार ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो वगैरह वगैरह, अपना गॉसिप चालू हो गया फ्रेंड सर्कल में, तो एनर्जी लॉस हुआ। तो उससे फार बेटर है कि आप एजुकेशन पे पुट कीजिए, अपना पढ़ाई पे पुट कीजिए। जो आपका सिलेबस है ना, जो सिलेबस है आपका, यहाँ पर ध्यान पुट कीजिए सबको। ठीक है, तुम लोग सबको यहाँ पर ध्यान पुट करो। और लिटरली मैं बता रहा हूं, अगर तुम पढ़ाई में अच्छा करोगे ना तो तुम्हारे पास सब चीज होगा। पढ़ाई में अच्छा करोगे ना, अभी तत्काल पढ़ाई में बढ़िया करोगे तो तुम्हारे पास सब चीज रहेगा, हर एक तरह का एंजॉयमेंट रहेगा। अगर पढ़ाई पे बढ़िया नहीं करोगे तो कोई एंजॉयमेंट नहीं रहेगा, समझे। और इस बात पे इन डेप्थ चर्चा क्लासरूम पे करेंगे, जब क्लासरूम स्टार्ट होगा तब। तो चलो अभी किताब पर आते रिटर्न। लेकिन इस बात को तुम सोचना, रात में सोने से पहले सोचना कि आज का दिन में हम क्या किए, कितना चीज हम ऐसा किए कि जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, कि फ्यूचर में एक हम अच्छा इंसान बने, कि फ्यूचर में हम बढ़िया इनकम करें, फ्यूचर के लिए अपना कुछ काम किए हो, या फिर आज हम दिन भर कितना बेमतलब का बर्बाद किए हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे, ये सब। ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि एकदम छोड़ दो, छोड़ो मत, एकदम यूज करो, लेकिन पॉजिटिव यूज करो, नेगेटिव यूज मत करो कि जिससे पता चला कि खुद में उलझ कर रह गए। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? बाकी बात 9th में आ गए हो, उतना तो समझदार हो ही गए हो किस चीज को हम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो रिटर्न पढ़ाई पे आते हैं। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिबरेशन, इस जगह पे पढ़ा रहे। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिबरेशन of the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from the other countries. ठीक है, ये जो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस चलता रहा सालों सालों से पुराना, ठीक है, बहुत साल से चल रहा था। 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना काम पर लगा, ठीक है, और 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और ये काम कर रहा पार्लियामेंट। तो एक्सपीरियंस काफी बढ़िया हो गया था। ठीक है, इस बीच में कितने लोग स्वर्गलोक भी पधार गए, कुछ नए फिर से रिवोल्यूशनरिस्ट लोग आए, लीडर्स लोग आए, ठीक है, वो लोग भी ज्वाइन किए। तो इस तरह टाइम चलता गया, अपना मूवमेंट भी आगे बढ़ता गया और पीपल्स अपना एक्सपीरियंस गेन करते गए। ठीक है, तो इस तरह इन लोगों को देश विदेश का भी जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका भी आइडिया होता चला गया, क्योंकि उसमें से बहुत कोई महारत थे पढ़ने में। ठीक है, तो फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट, आवर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म। अपना रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि उस दूसरे कंट्री में ये कानून किस तरह काम कर रहा है, और फिर वो सोचते थे कि अपना देश में अगर इसको लागू किया जाए तो कैसे लागू करेंगे और किस तरह हमारा सोसाइटी के लिए बेस्ट होगा। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution. Many of our leaders ideals French Revolution. बहुत सारे लोग इंस्पायर हम लोगों में फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा हुआ ही था इक्वालिटी लिबर्टी के लिए। ठीक है,
द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। देखो यहां पर आ गया, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो किससे इंस्पायर थे? ब्रिटेन से। और जो बिल ऑफ राइट्स था वो यूएस से। जो बिल ऑफ राइट्स है ना, अभी जो बिल ऑफ राइट्स का नाम आ रहा ना, यही आगे चल के आजादी के बाद चेंज हो जाता फंडामेंटल राइट्स पे, समझे, यूएस से। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अभी तक हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े थे, इसलिए फ्रेंच वाला बात जब ये किया होगा तब दिमाग में आया होगा इक्वालिटी, लिबर्टी, ठीक है। और ये दो बात तो बताए ही थे हम, ब्रिटेन वाला और यूएस वाला। अभी हिस्ट्री में फिर जब रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे ना, तब वहां से और आइडिया क्लियर होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां से कैसे इंस्पायर है। तो सिंपली समझ लो, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग द सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। तो वहां का जो सोशलिस्ट था, समाजवादी, ठीक है, जो समाजवादी वहां का रिवॉल्यूशन था, तो वो काफी इंस्पायर किया किस चीज के लिए? कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। तो सोशलिस्ट का मतलब होता क्या भाई साहब, ये बताओ। अब आप लोग आइडिया है क्या किसी को कुछ सोशलिस्ट के बारे? सोशलिस्ट सोशलिस्ट का मतलब होता है ना, जहां पर गवर्नमेंट हमेशा हेल्प करे आपको, ठीक है। वीकर सेक्शन को, जिस कंट्री में गवर्नमेंट हेल्प करता हो, वीकर सेक्शन को, ठीक है, दोज हु आर नॉट कैपिटलिस्ट, इस तरह समझो, दोज हु आर नॉट कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट नहीं है, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट नहीं है, उनको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, तो उसे बोलते हैं सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है हम जनरल टर्म में बताएं, ठीक है, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उस तरह का गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। येट दे वेर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन। हम लोग सिर्फ कंसेप्ट ले रहे थे, उनका हुबहू चीज नहीं उतार रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां का सोसाइटी कुछ अलग है, हमारा सोसाइटी कुछ अलग है, तो फिट नहीं ना बैठेगा जी, सेम चीज को कॉपी कर देंगे। लेकिन कंसेप्ट जो होगा, बेसिक कंसेप्ट, वो तो फिट बैठ सकता है। तो हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को लेते थे, हुबहू इमेज नहीं करते थे, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट का आइडिया लेते थे, ठीक है। तो इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन, एट ईच स्टेप दे वेर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सुटेड आवर कंट्री। All these factors contributed to the making of our constitution, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पाथ क्या था समझ गए आज के लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ और वो क्या क्या काम किया, ठीक है। तो आज का आप लोग होमवर्क लिखो, ठीक। आज का होमवर्क में 3 चीज को लिखना। पहले तो लिखना माइनॉरिटीज क्या है, पहले माइनॉरिटीज किया, फर्स्ट डिफाइन माइनॉरिटीज, सेकेंड व्हाट इज रिलीजन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए हैं, ठीक है। देखते हैं कि इस पे किसका क्या सोच कितना दूर तक जाता है। मैं भी देखूं जरा, और इस बात पे सोचना चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए, बीइंग अ न्यूट्रल आदमी, रिलीजन को जानना बहुत जरूरी। अब यहाँ पर हम रिलीजन ये नहीं बोल रहे कि हिंदू रिलीजन क्या है, इस्लाम रिलीजन क्या है, क्रिश्चियन रिलीजन क्या है, पारसी रिलीजन क्या है, ये सब का नहीं हम बोल रहे। हम सिर्फ ये टर्म बोल रहे, व्हाट इज रिलीजन, ठीक है, कि रिलीजन है क्या। पॉलिटिक्स में ये बार बार यूज होगा, रिलीजन माइनॉरिटीज। तो रिलीजन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिलीजन क्या है ये बताओगे आप लोग, डिफाइन रिलीजन, ठीक है। यहां पर कोई रेफरेंस नहीं देगा कि हिंदू क्या है, इस्लाम क्या है, ठीक है। हमको सिर्फ रिलीजन का आंसर चाहिए कि रिलीजन क्या है, ठीक है, व्हाट इज रिलीजन। तो रिलीजन, फिर तीसरा वर्ड लिखो सोशलिस्ट, है ना।
व्हाट इज सोशलिस्ट। तो ये 3 वर्ड आप लोग मुझे डिफाइन करके बताओगे, व्हाट इज माइनॉरिटीज, व्हाट इज रिलीजन एंड व्हाट इज सोशलिस्ट। आज का वर्ड हो सकता है थोड़ा टफ हो, सेकेंड वाला, क्योंकि ऐसा हमको नहीं लगता है कि आप लोग कभी सोचते भी होंगे कि क्या सिर्फ रिलीजन होता क्या है, ठीक है। लेकिन आप सोचो, अब सोचो, एसएसटी पे बहुत बढ़िया पकड़ करना, ठीक है। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट पे बढ़िया पकड़ करना, और एटलीस्ट तुम अपने लिए मत करो, एटलीस्ट मेरे लिए करो, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना और मेरा स्टूडेंट हर एक चीज जानता, हर एक बारीकी को समझता है ना, तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि एटलीस्ट मैं अपना ईमानदारी से बढ़िया से पढ़ाया हूं, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे लिए ईमानदारी से ये सब सारा काम किया करो, होमवर्क। तो ये 3 वर्ड का आप लोग आंसर दोगे, सबको डिफाइन करना, माइनॉरिटीज क्या है, रिलीजन क्या है एंड सोशलिस्ट क्या है। एग्जाम्पल चाहो तो पुट कर सकते हो हर एक में, ठीक है। लिखो, लिखने का कोशिश करोगे तभी बढ़िया लिख पाओगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।